एवरीवन, स्वागत है अगेन हमारे इस नए सेशन में। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। जो बच्चे नए हैं उनको बताना चाहेंगे कि हमारा पहला चैप्टर अध्याय पहला कंप्लीट हो चुका है। वो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल के साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कंपटीशन वाले बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और जो बोर्ड वाले बच्चे हैं बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है। अम्ल, क्षारक, लवण में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है अम्ल के बारे में, एसिड के बारे में। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? तेजाब भी बोलते हैं। ठीक है, इसको तेजाब भी कहते हैं हम लोग। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं तथा अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, कहने के तात्पर्य यह है कि कोई ऐसा पदार्थ है जिसको जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे रहा है। ठीक है, अगर जल में उसको घोला जाता है तो हमको हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो रहा है, तो वो पदार्थ कैसा है? वो अम्ल है। ठीक है, पहला तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ऐसा पदार्थ जो खाने में, मतलब जिसका स्वाद खट्टा लग रहा हो। ठीक है, जिसका स्वाद कैसा है भाई? खट्टा है, तो वो किस प्रकार का है? वो अम्ल है। ठीक है, आप कुछ भी खाइए, अगर वो खट्टा लग रहा है, ठीक है, आप कुछ खा रहे हैं खट्टा लग रहा है, तो वो क्या है? उसमें एसिड है। ठीक है, उसमें अम्ल है। दूसरा कह रहा है पॉइंट कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। सबसे पहले ये लिटमस पत्र क्या होता है? तो भाई लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, ये प्राकृतिक सूचक है। सूचक मतलब क्या होता है भाई? तो सूचक ये होता है कि कोई भी चीज की प्रवृत्ति क्या है उसके बारे में बताना सूचक का काम होता है, इंडिकेटर का काम होता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे अम्ल ऐसे हैं कि आप उसको चख के नहीं बता सकते हैं ना कि वो खट्टा है तो वो अम्ल है। ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना। पॉइजन भी तो बहुत होते हैं अम्ल में, विषैले भी तो होते हैं बहुत सारे जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो उन लोगों को आप चखेंगे नहीं तो कैसे बता पाएंगे भाई वो अम्ल है कि क्षारक है कि लवण है या अदर कुछ और है? तो उसके लिए सूचक बनाया गया है ना। तो लिटमस पत्र क्या है? एक प्रकार का सूचक है। और प्राप्त किससे होता है? ये लाइकन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? लाइकन से प्राप्त होता है। तो भाई अम्ल में जो लिटमस पत्र है अगर नीले रंग का है तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? लाल में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, नीले से किस में बदल जा रहा है? लाल में बदल जा रहा है। आपके पेपर में साफ साफ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि नीले से लाल में बदल रहा है, ये क्या है? अम्ल है या क्षारक है, लवण? मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे अगर ऑप्शनल में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। ये पीएच मान क्या भाई? पीएच वैल्यू क्या होती है? इसके बारे में हम लोग आगे जो है अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे इतना हम देख सकते हैं कि पीएच जो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है और अम्ल में पीएच का मान जो होता है 7 से कम होता है। ठीक है, अगर 7 से कम पीएच मान है तो इसका मतलब वो एसिड है, अम्ल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग उदाहरण इसका नोट कर लेते हैं कि जितने भी पदार्थ खट्टे हैं वो सब क्या है? अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, ये क्या है? ये भी अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? ये भी अम्ल है। इसका उपयोग, इसका यूज आगे देखेंगे। जैसा ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको पता ही होगा, हमारे आमाशय में ये अम्ल पाया जाता है। और इसका यूज क्या होता है भाई? इसका यूज होता है खाने को पचाने में, जो भोजन होता है ना उसको पचाने में मदद करता है। क्या? HCl मदद करता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4, ये बैटरियों में इसका यूज होता है। बाकी आगे अभी आपको एक्सप्लेनेशन इसका किया जाएगा और क्या उपयोग है इनके। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके बाद अम्ल के गुणों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो भाई हम लोग के गुण के बारे में सबसे पहला क्या है? स्वाद। तो भाई जैसा बताया गया इसका स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ है अगर वो खा रहे हैं आप लोग, अगर खट्टा लगा तो क्या है भाई? उसमें एसिड है, अम्ल है वो। ठीक है, दूसरा प्रकृति इसकी कैसी होती है भाई? संक्षारित प्रकृति की होती है, अम्लों के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है। ठीक है, मतलब अगर तेजाब को स्किन पे गिर जाए तो क्या होगा भाई? जला देगा ना।
और आपको पता ही होगा कुछ मानसिक असंतुलन लोग, या कह सकते हैं कुछ प्रवृत्ति, मतलब मानसिक प्रवृत्ति की मतलब एक अजीब तरीके बेकार लोग होते हैं, जो आप मूवियों में या न्यूज़पेपर में या कहीं सीरियल में कहीं भी देखते या सुनते होंगे कि किसी के ऊपर एसिड अटैक करवा दिए हैं या एसिड अटैक हुआ किसी गर्ल्स के ऊपर, ठीक है। हालांकि गर्ल्स के ऊपर ही होता है अधिकांश। क्यों होता है भाई? कुछ लड़के होते हैं पागल चूतिया के तरीके, वो क्या किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं, प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि भाई वो मेरी नहीं तो किसी और की नहीं, उस पर एसिड अटैक करते हैं। भाई बहुत गलत है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे लोगों को फांसी तुरंत भाई दिला मतलब दे देना चाहिए ऐसे को, ठीक है। लड़कियां भी होती हैं, ऐसा नहीं है, लड़कियां भी होती हैं, वो अपना चित्र के साथ अपना चरित्र सही नहीं रखती हैं, वो भी होती हैं भाई, जेलसी टाइप की रहती है ना कि अरे वो बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है भाई, तो क्या उसको जेलसी हो जाता है, उस पर एसिड अटैक करवा देते हैं भाई, ठीक है। तो इन लोगों को सब क्या भाई कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो ये क्या जो एसिड अटैक वगैरह होता है ना, क्या होता है भाई, देखो जला देता है ना, उसको बिल्कुल खराब कर देता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, संचारित जो प्रकृति की होती है हम लोग के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं सूचक। वही अभी इंडिकेटर के बारे में बात की है कि लिटमस पत्र जो है प्राकृतिक सूचक होता है, ठीक है। और भी सूचक है हमारे, मेथिल ऑरेंज और क्या है, फिनाइलएफ्थैलीन है, ये क्या है, संशोधित सूचक है, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये लिटमस पत्र जो है ये तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है भाई? लाइकेन से प्राप्त होते हैं। पूछेगा कि लिटमस पत्र अगर नीला से लाल हो रहा है तो ये क्या है, अम्ल है, क्षार है, तो अम्ल है। अगर नीला से लाल हो रहा है तो अम्ल है, और लाल से अगर नीला हो रहा मतलब उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है तो क्या है भाई, क्षार है। बाकी अभी क्षार के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। सो अम्ल के बारे में हम लोग अब यहाँ पे देखे हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है भाई इसका प्रभाव, ठीक है। अम्ल के साथ किसी चीज की अभिक्रिया हो रही तो क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए धातु के साथ अभिक्रिया अगर होती है अम्ल का, अम्ल हमारा H2SO4 है और धातु यहाँ पर है क्या, Mg है, तो ये क्या बनाता है, लवण बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए भाई अगर एग्जांपल देखेंगे तो एक चीज आपको नोटिस हो रहा होगा, देखिए Mg जो है SO4 के साथ मिल जा रहा है, S2 को साइड में कर रहा है, ठीक है। आप लोग अभी हाल ही में पढ़ के आए होंगे, देखे होंगे, जब पुराने लेक्चर में बताया भी गया, पहले चैप्टर में आपके था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, कि कोई भी अगर इस तरह का समीकरण है जो साइड में कर रहा है, विस्थापित कर रहा है किसी को, तो विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है। तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। बट यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अम्ल के साथ अगर कोई भी धातु की अभिक्रिया हो रही है तो क्या बना रहा है भाई, लवण बना रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है। सो एक एग्जांपल और है, 2HCl के साथ में Zn का अभिक्रिया होता है तो भाई ये क्या बनता है, ZnHCl2 प्लस H2 बनता है। इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों किससे के अभिक्रिया के हुए, धातु के साथ हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अम्ल कार्बोनेट के साथ अम्ल का अभिक्रिया होता है तो क्या बनाता है भाई, लवण बनाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। अगर हम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है प्लस साथ में क्या निकल रहा है, जल निकल रहा है। और ये एग्जाम्पल आप दोनों नोट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नेक्स्ट अम्ल के प्रकार, अब इनके प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अम्ल के गुण के बारे में हो गया, अब अम्ल के प्रकार के बारे में देखते हैं, उसका प्रभाव भी हो गया कि किसके साथ क्या बनाता है। जो इंपॉर्टेंट है वही करवाया जा रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग बुक भी साथ में देखते रहिएगा, क्योंकि वहां पे आपको क्या कुछ जैसे क्रियाकलाप वगैरह होती है ना, करवाई जा रही है या उसमें लिखा है, उसको आप पढ़ते हुए चलिएगा। बाकी करवाया जाएगा क्लास में, ऐसा नहीं है, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। सो यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार है, जैसे कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल है। तो पहला कार्बनिक अम्ल है, वो एक कार्बनिक यौगिक जिनमें अम्लीय गुण होते हैं। देखिए वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्या भाई अम्लीय गुण होते हैं, वो क्या होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं, ठीक है। अम्लीय गुण होते हैं, इसका मतलब क्या है, वो कार्बनिक अम्ल है। आगे देखते हैं खट्टे फलों में प्रायः कार्बनिक अम्ल होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। खट्टे फल अधिकांश आप देखते होंगे वो अम्लीय तरह होते हैं, खट्टा होते ही भाई फल, जब खट्टा फल लिखा है तो इसका मतलब वो फल खट्टा ही है ना, तो उसमें अम्ल पाया जाएगा। जब अम्ल पाया जाएगा तो किस प्रकार का होगा, कार्बनिक अम्लीय होगा ना। नेक्स्ट देखेंगे कि कुछ अम्ल समानांतर प्रयोगशालाओं में भी प्रयोग किया जाता है, कुछ बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल में देखेंगे
कि अकार्बनिक अम्लों को खनिज अम्ल भी कहा जाता है, मींस ये खनिज से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अकार्बनिक अम्ल जो होता है ये खनिज से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको खनिज अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कार्बनिक अम्ल अकार्बनिक अम्ल हो गया। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा और पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। ये 2-3 इसके महत्वपूर्ण पॉइंट भी हैं, अभी और आगे देखेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होता क्या है। ठीक है, तो भाई प्रबल अम्ल सबसे पहले देखते हैं, जो अम्ल जल में घुलकर पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह घुल जाते हैं, जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, वो क्या प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जो अम्ल जल में घुलकर पूरी तरह विभाजित होते हैं, मींस पूरी तरह घुल जाते हैं, तथा हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, वो तो देगा ही हाइड्रोजन आयन, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं, वो प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल विद्युत के चालक भी होते हैं। देखिए एक पॉइंट और है, विद्युत के चालक होते हैं, मतलब प्रबल अम्ल जो होता है वो विद्युत के चालक भी होता है, और जल में क्या पूरी तरह से घुल जाता है। ठीक है, पूरी तरह से क्या विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट आपका प्रबल अम्ल की प्रतिक्रिया दर तीव्र होती है, मतलब ये बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज होती है, इसकी जो प्रतिक्रिया दर होती है। ठीक है, और ये आपके कुछ एग्जांपल हैं किसके, प्रबल अम्ल के, तो नोट कर लीजिएगा, Cl है, HNO3 है, H2SO4 है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दुर्बल अम्ल के बारे में। तो भाई प्रबल अम्ल है तो उसका बिल्कुल विपरीत दुर्बल अम्ल हो जाए। विपरीत मींस ये है कि जैसे ये पूरी तरह से घुल रहा है, ठीक है, तो पूरी तरह से नहीं घुलेगा, वो आंशिक रूप से घुलेगा, जो कि ये लिखा होगा कि ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह ना घुलकर कुछ ही भाग विभाजित करते हैं, मतलब आंशिक रूप से क्या है, घुलते हैं। ठीक है, आंशिक रूप से, पूरी तरह से नहीं। अगर पूरी तरह से घुल जाएगा जल में तो किस प्रकार का अम्ल हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। बट यहां पे क्या है, दुर्बल अम्ल में वो पूरी तरह नहीं घुलता है, मींस आंशिक रूप से वो घुलता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, दुर्बल अम्ल विद्युत के कम चालक। अब देखिए क्या, प्रबल अम्ल क्या था भाई, विद्युत का चालक था। ठीक है, अब वो विद्युत का चालक था, पूरी तरह से चालक था, और ये क्या है, कम है। ठीक है, विद्युत का चालक है दुर्बल अम्ल भी, मतलब अम्ल क्या विद्युत का चालक होता ही है, लेकिन प्रबल अम्ल पूरी तरह से होता है, लेकिन दुर्बल अम्ल में क्या होता है, कुछ कम होता है। तो यही है कि विद्युत के कम चालक होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, विद्युत के कम चालक होते हैं, तथा इनकी प्रतिक्रिया दर धीमी होती है। भाई आप 1-2 पॉइंट से ही समझ लेंगे कि इससे क्या है, कम ही है, तो इससे धीमा हो जाएगा ना, इसकी जो भी प्रतिक्रिया दर होगी क्या होगी भाई, बहुत धीमी हो जाएगी। ठीक है, सो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के यहाँ पे अंतर भी हम लोग देख लिए कि क्या है, इसके बारे में भी पढ़ लिए। नेक्स्ट प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के और भी महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है प्रबल अम्ल में या दुर्बल अम्ल में, विलयन में हाइड्रोनियम आयनों H3O पॉजिटिव, ये जो है ये भाई क्या है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन है, इसकी संख्या जितनी अधिक होगी, इसकी संख्या जितनी अधिक होगी, ठीक है, ये अगर अधिक है इसकी संख्या, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ, मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां पे भाई एक मिनट मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मैं लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ H3O प्लस, ये अगर ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, अधिक है, तो ये क्या है भाई, प्रबल अम्ल। ठीक है, नंबर ऑफ H3O पॉजिटिव मतलब हाइड्रोनियम आयनों की संख्या अगर ज्यादा है, ठीक है, ये जो सिंबल में लगाया हूं ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा है। ऊपर की तरफ तीर का निशान अगर आपको दिख जाए, इसका मतलब वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो ये ज्यादा है, क्या ज्यादा है, हाइड्रोनियम आयन की संख्या, नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, इसका मतलब इसमें क्या है, प्रबल अम्ल है। और बिल्कुल इसके विपरीत अगर मान लो हो जाता H3O पॉजिटिव, ये देखिए तीर का निशान नीचे की तरफ, तीर का निशान नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ है मतलब कम हो है, ठीक है, वो इससे कम है, और अगर कम है तो क्या है भाई, वो दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट आपको यह भी मिल गया कि कोई भी अगर हाइड्रोनियम आयनों की संख्या ज्यादा है तो वो प्रबल अम्ल है, और अगर कम है तो क्या है भाई, वो दुर्बल अम्ल है। ठीक है,
नोट कर लीजिए, इसको बनाना चाहें बना के ऐसा लिख लीजिएगा। तीर का निशान अगर ऊपर है इसका मतलब अधिक है, वृद्धि हो रहा है, और तीर का निशान अगर नीचे है तो इसका मतलब क्या, कमी हो रहा है या कम है। ठीक है, लिखा भी है बिलियन में हाइड्रोनियम आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा, जबकि आयनों की संख्या जितनी कम होगी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, बिलियन ए बिलियन बी। अच्छा ये क्या है भाई, पीएच वैल्यू में, ये पीएच वैल्यू में डिसाइड हो रहा है। पीएच वैल्यू में ये बताया जा रहा है कि किसका क्या बोलते हैं, प्रबल होगा अम्ल, कौन सा दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, जैसे पीएच वैल्यू में यहाँ पे pH 3 लिखा है, इसका मतलब ये पीएच वैल्यू ही है। ठीक है, कोई भी बिलियन ए है, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कोई भी बिलियन ए है जिसका पीएच वैल्यू 3 है, कोई दूसरा बिलियन बी है जिसका पीएच वैल्यू या पीएच का मान 5 है, तो इन दोनों में कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा दुर्बल अम्ल है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं क्या कि प्रबल अम्ल का पीएच मान कम होता है। ठीक है, अब ये कम होने का सेंस यहाँ पे क्या भाई, जो आपके और भी मान दिए होंगे बिलियन के, जैसे होता क्या है, कंपेयर करने को होता है, तो कंपेयर भाई ये अकेला तो होगा नहीं ना, कंपेयर एक से अधिक चाहिए, एक से 2 हो सकता है, 2 से 3 या 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने के तात्पर्य यह है कि आपके एक से डिफरेंट 2 या 3 टाइप के पीएच वैल्यू दिए जाएंगे, उनमें जिसका मान सबसे कम होगा, जिसकी वैल्यू पीएच की कम होगी, वो क्या होगा भाई, प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, पीएच वैल्यू जिसका मान कम होगा वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा, और कंपेयर करेंगे उसमें जिसका मान ज्यादा होगा वो क्या होगा भाई, दुर्बल अम्ल होगा। तो कंपेयर हमेशा हम एक से अधिक करते हैं, मतलब 2 के बीच हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे यहां पे 3 और 5 था। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहां पे कोई एक बिलियन ए था, बिलियन बी, बिलियन ए जिसका पीएच मान कितना था, 3 था, बिलियन बी जिसका पीएच मान 5 था। अगर यही एक और क्वेश्चन में बना दूं, कोई बिलियन ए है, ठीक है, जिसका पीएच वैल्यू 2 है, और कोई बिलियन बी है जिसका पीएच वैल्यू, पीएच का मान हम कर सकते हैं 6 है। अब इसमें आप लोग बताइए कि प्रबल अम्ल कौन है, दुर्बल अम्ल कौन है। तो भाई बताया गया कि दोनों में जिसका पीएच वैल्यू कम होगा वो प्रबल अम्ल होगा, और दोनों में जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा वो क्या होगा भाई, दुर्बल अम्ल होगा। तो यहां पे ये है हमारा दुर्बल अम्ल, और ये हमारा क्या, प्रबल अम्ल। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी वो प्रबल अम्ल होगा, और जिसकी पीएच वैल्यू ज्यादा होगी वो दुर्बल अम्ल होगी। यहां से एक चीज हम लोग और भी सीख रहे हैं कि किसी भी, जैसे मान लीजिए आप कुछ खा रहे हैं, ठीक है, किसी का पीएच मान 2 है और किसी का पीएच मान 5 है। ठीक है, वो है तो अम्ल ही, क्योंकि अम्ल क्या होता है भाई, 7 से कम होता है ना। अभी आपको बताया गया कि अम्ल जो होता है उसका पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच का मान 7 से कम होता है। ठीक है, तो भाई कोई भी अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, कोई फ्रूट्स है, कोई एक फ्रूट खा रहे हैं जिसका पीएच वैल्यू 2 है, और कोई एक फ्रूट खा रहे हैं जिसका पीएच वैल्यू 5 है, इन दोनों में जो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, जो खट्टा होगा, वो कौन सा होगा, पता है कौन सा, सबसे प्रबल अम्ल वाला। प्रबल अम्ल बोले तो जो आपका सबसे कम पीएच वाला वैल्यू है वो सबसे खट्टा होगा, और जितने भी ऊपर जाते जाएंगे कम खट्टा होता जाएगा। ठीक है, मतलब जो आपका पीएच वैल्यू 2 वाला फ्रूट है वो ज्यादा खट्टा होगा दूसरे से जिसकी पीएच वैल्यू 5 है। ठीक है, यहां पे इस तरह से होता है, जितने भी नीचे पीएच वैल्यू आते हैं 7 से उतना खट्टा होता जाता है, मतलब उसमें उतनी अम्लीय चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, और वही कंडीशन क्षारीय में बात करेंगे तो क्षारीय में जितना ऊपर जाता जाएगा पीएच वैल्यू उतना क्षारीय उसमें पाया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारा क्या भाई, खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो खनिज अम्ल होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल होते हैं, खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। अब देखिए क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है और फास्फोरिक अम्ल है। कुछ सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाली खनिज अम्ल है, ये खनिजों से तैयार किए जाते हैं इसलिए खनिज अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, ये सब किससे प्राप्त किया था भाई? खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं। और क्या लिखा है? अधिकतर खनिज अम्ल संक्षारित होते हैं तथा त्वचा पर जलन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये किस प्रकार के होते हैं भाई? संक्षारित होते हैं तथा त्वचा पर जलन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब अम्लों के उपयोग के बारे में हम लोग देखते हैं। तो भाई सबसे पहले अम्ल कौन सा हम लोग लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के उपयोग। ठीक है, तो पहला क्या है? क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में। इसका यूज कहां होता है? किसका? HCl का भाई, क्लोरीन गैस बनाने में या फिर क्लोराइड बनाने में। ठीक है, और वस्त्र उद्योग में कपड़ा को रंगने के लिए, कपड़ा में जो रंगा जाता है ना, रंगते हैं, उसमें किसका यूज किया जाता है? HCl का भी यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो लोहे की चादर को साफ करने में, लोहे की चादर को जो साफ करते हैं उसमें किसका यूज करते हैं? HCl का यूज करते हैं। और HCl का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज हमारे बॉडी में जो होता है भाई, क्या होता है हमारे में? इसको मतलब इसका जो वर्क होता है, ये भोजन को पचाने का काम करता है, मदद करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और कोई अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसके उपयोग के बारे में हम लोग देखते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल, देखिए भाई, जो भी रासायनिक नाम लिखे हैं इसके साथ रासायनिक सूत्र हैं लिखे गए हैं, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए इसका यूज उर्वरक में, मतलब खाद्य वगैरह बनाने में, और औषधि बनाने में, दवा वगैरह में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, रंग बनाने में, और सोना चांदी के शोधन में, मतलब उसको साफ करने में। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें किसका यूज करते हैं भाई? नाइट्रिक अम्ल का यूज करते हैं, HNO3 का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब H2SO4। ठीक है, H2SO4 का यूज हम लोग क्या क्या करते हैं? बैटरी में, बैटरी में किसका यूज होता है भाई? H2SO4 का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। धोने का सोडा बनाने में, उर्वरक बनाने में। ठीक है, किसका यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए लिखा होगा, अम्लों का राजा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन में भी भाई पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अम्लों का राजा कौन सा अम्ल है? 4 ऑप्शन दे देंगे तो भाई H2SO4 जो होता है ये अम्लों का राजा कहलाता है। ठीक है, आप लोग यहां इसको लिख लीजिए, लिखा भी है, हम लिख भी देते हैं यहां पे ब्रैकेट में, अम्लों का राजा कौन है भाई? H2SO4। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट बात करते हैं भाई कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक अम्ल एवं उनके स्रोत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बोर्ड का एग्जाम हो, पेपर हो या फिर कंपटीशन के। ठीक है, इसीलिए कहते हैं भाई कंपटीशन वाले बच्चे भी, मतलब भाई भी, दोस्त भी, आप लोग बिल्कुल जो है प्रिपेयर साथ में करते रहिए, आप भी बिल्कुल बने रहिए। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा, आप भी देखेंगे। ठीक है, बहुत ही मदद मिलेगा आपको पेपर में। सो यहां पे देखते हैं, नींबू, संतरा व खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कुछ इस तरह से क्वेश्चन होगा कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इधर साइड लिखा है आपके क्या? फल या कोई भी प्राकृतिक मतलब स्रोत लिखा है, और राइट साइड में आपका लिखा गया है अम्लों के नाम कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सॉरी। अब देखिए आपका नींबू, संतरा, खट्टे फलों में साइट्रिक, सिरका, अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अंगूर, इमली व बेकिंग पाउडर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी में फार्मेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। और यहाँ पे लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दूध या दही में। और दूध कैसा भाई? खट्टा। ठीक है, सो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई स्लाइड, क्षार, बेस। आपका अम्ल जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अम्ल क्या होता है, अम्ल के गुण क्या है, अम्ल के उपयोग क्या है, अम्ल के प्रकार क्या है, सारी चीजें बता दी गई हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे क्षार के बारे में। क्षार के बारे में पढ़ने से पहले बता दें क्षारक क्या होता है। भाई क्षारक का जो पानी में घोला जाता है ना, जो उसका विलयन होता है, क्षारक को घोलने मतलब जो घुलने वाला विलयन है वही हमारा क्षार होता है। ठीक है, ये नहीं कि सारे क्षार क्षारक होते हैं, बट सारे
क्षार क्षारक नहीं होते हैं, लेकिन जो क्षारक होते हैं वो क्षार होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्षार है कुछ हिस्सा क्षारक का है, बट सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो बेस है क्षार है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन, वहां पे क्या प्राप्त होता था? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, यहां पे हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव देते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। आप कुछ भी खाइए, अगर तीखा या कड़वा है तो क्या है? उसमें क्षार है। ठीक है, नेक्स्ट, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। बिल्कुल अपोजिट है किसका? अम्ल का। अम्ल में क्या होता था भाई? नीला से लाल था। अम्ल में नीला से लाल था, इसमें क्या है? लाल से नीला है। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन होता है ये, लेकिन इसको अच्छे से देख लीजिए कि लाल से नीला हो रहा है तो वो क्षार है। अगर नीला से लाल होता तो वो क्या रहता? अम्ल रहता। और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, अम्ल का pH मान क्या होता है भाई? 7 से कम होता है। क्षार का pH वैल्यू क्या होता है? 7 से अधिक होता है। अब भाई बात आई कि 7 पे क्या होता है, तो 7 पे न्यूट्रल होता है, बिल्कुल उदासीन होता है। ठीक है, सो इसका pH वैल्यू 7 से अधिक होता है। ठीक है, सभी तीखे या कड़वे पदार्थ, उदाहरण में नोट कर लीजिए, सभी तीखे या कड़वे पदार्थ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, साबुन है ना, साबुन कभी चखिएगा आप लोग, देखिएगा कैसा लगता है। खट्टा लगेगा? खट्टा नहीं लगेगा ना, क्योंकि वो क्षार है, बेस है। अगर खट्टा लगता तो क्या होता? वो अम्ल होता। ठीक है, सो क्षारक गुण के बारे में देख लेते हैं भाई। स्वाद तो आपको बताया गया कि तीखा या कड़वा होता है। ठीक है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी भी प्रकृति जो होती है संचारित प्रभाव पर पड़ता है, मतलब त्वचा पर इसका भी संचारित प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट सूचक, तो ये लिटमस पत्र के बारे में बताया गया। अभी क्या होता है? ये लाल से नीला कर देता है। ठीक है, सो इसको नोट कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट चलते हैं। अब क्षार का प्रभाव देखते हैं, मतलब क्षार पे किस चीज का प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए, उष्मा का प्रभाव, मतलब क्षारक है तो इसको हम लोग अगर गर्म कर रहे हैं, मतलब उष्मा दे रहे हैं या गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो क्षारक का क्या बन रहा है भाई? ऑक्साइड तो जल निर्मित हो रहा है। ठीक है, प्राप्त हो रहा है। MgOH2 MgO प्लस H2O मिल जा रहा है। दूसरा हमारा क्या है? NH4, ये हमारे क्षारक हैं, क्षार। ठीक है, NH3 और H2O प्राप्त हो रहा है। ये नोट कर लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है उदाहरण। ठीक है, और एक चीज यहां से बता दें आपको, देखिए एक बड़ा सा यौगिक है, दो टुकड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है ये भी। ठीक है, अब देखिए आपको सारी चीजें मिलते चलेंगे, यहाँ पे जो चीजें आप पढ़े हुए हैं ना वो सारी चीजें यूज होता जाएगा, और आप बिल्कुल माइंड में रखे होंगे, यहाँ भी यूज करेंगे तो हमेशा आप भूलेंगे ही नहीं उसको। ठीक है, या अच्छे से याद होता है आपको जाएगा। अब देखिए नोट है आपको अम्लों के साथ अपक्रिया। अम्लों के साथ अपक्रिया, क्षारक और अम्ल अगर साथ में अपक्रिया करा रहे हैं तो क्या प्राप्त होता है वही हमको देखना है। अम्ल तथा क्षारक के बीच अपक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछा ही जाता है, पूछा ही जाएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो भाई अम्ल और क्षारक के बीच जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, अम्ल और क्षारक के बीच जो अभिक्रिया होती है वही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, अब ये दोनों का जब रिएक्शन होगा तो हमको लवण प्राप्त होगा और साथ में जल प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है ना, ये इसके थ्रू ही लवण प्राप्त होता है या इसके अंतर्गत लवण माना जाता है। वो जब लवण पढ़ेंगे, साल्ट पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बट अभी यहाँ पे क्षार पढ़ रहे हैं तो क्षार के बारे में हम लोग देखते हैं क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे क्षारक और अम्ल मिलते हैं तो भाई वही जैसे बताया अभी लवण और जल मिलता है। ठीक है, सो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, अब आप इसमें देखिए Na यहां से Cl, NaCl के साथ मिल गया और HH H2 हो गया O, अदला बदली कर रहा है। ठीक है, तो आप पढ़ चुके हैं, एक अगर अदला बदली कर रहे हैं तो किस प्रकार के उदाहरण हो जाए अभिक्रिया के? द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। अगर ये एग्जाम्पल आपको याद है तो दोनों जगह आपको काम देने को है।
कहाँ पे? एक तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, क्यों? क्योंकि क्षारक जो है या क्षार जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहा है, ठीक है। देखिए क्षारक ये है ना और ये अम्ल है, इसका अभिक्रिया हो रहा है तो लवण मिल रहा है प्लस जल मिल रहा है, ठीक है, तो दोनों जगह आपको यूज हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्या है भाई? जब अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करते हैं तो वे लवण तथा जल बनाते हैं, जैसा कि अभी प्राप्त हुआ। यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, बिल्कुल अभी बताया गया आपको। सो नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट है क्षार के प्रकार, ठीक है, जैसा कि अभी अम्ल के प्रकार देखा गया वैसे क्षार के भी प्रकार देखना है। तो पहला हमारा क्या है? प्रबल क्षार है, दूसरा क्या है? दुर्बल क्षार है, ठीक है। प्रबल क्षार में क्या है? वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। यहां पे देखो लिखा है हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग यहां लिख लीजिए। ठीक है, वे क्षार जो जल में घोले जाने पर हाइड्रोक्सिल आयन तथा धन आयनों में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, जैसे NaOH, KOH। कहने का तात्पर्य यह है कि ये पूरी तरह से क्या हो जाता है? ये भी वियोजित हो जाता है, मतलब ये भी पूरी तरह से क्या? घुल जाता है, ठीक है, पूरी तरह से ये घुल जाता है, किसमें? जल में घुल जाता है, इसलिए ये प्रबल क्षार हो गया। और उससे कम आंशिक रूप से अगर कम घुल जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो दुर्बल क्षार हो जाएगा, वही लिखा है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि प्रबल अम्ल में क्या था? वो भी जल में पूरी तरह से वियोजित हो जा रहा था, विभाजित हो जा रहा था, मतलब घुल जा रहा था। तो प्रबल वहां पे अम्ल कह रहा था, यहाँ पे भी पूरी तरह से घुल रहा है तो प्रबल क्षार हो गया। बस आपको ये देखना है यहाँ पे क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन है, वहां पे क्या था? हाइड्रोनियम आयन था, ठीक है। और फिर कम जो घुल रहा है वो दुर्बल हो गया। वहां पे कम क्या था? दुर्बल क्षार था, यहाँ दुर्बल अम्ल था, यहाँ पे क्या है भाई? दुर्बल क्षार है, ठीक है। सो आगे देखेंगे हम लोग। तो ये भाई इसका उदाहरण हो गया। और महत्वपूर्ण बिंदु जैसे वहां पे हम लोग देखे थे ऐसे यहाँ भी देखते हैं, किसके भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। विलयन में हाइड्रोनियम आयनों, ये तो गलत है भाई, हाइड्रोनियम कहाँ? ये तो क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन है ना। हाइड्रोनियम आयन तो आपके उसमें था, अम्ल में था हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या है? OH नेगेटिव, इसका पावर जो है। तो ये क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन है की संख्या जितनी अधिक होगी क्षार उतना ही प्रबल होगा, जबकि आयनों की संख्या जितनी कम होगी क्षार उतना ही दुर्बल होगा। कहने का मतलब ये है भाई कि इसकी संख्या अगर तीर का निशान ऊपर है तो इसका मतलब ये क्या है? प्रबल है, ठीक है। और अगर OH का तीर का निशान नीचे है तो क्या है? ये दुर्बल क्या है? क्षार है, ठीक है। वहां पे क्या था भाई? अम्ल में हाइड्रोनियम आयनों की संख्या अगर ज्यादा है तो प्रबल अम्ल है, हाइड्रोनियम की संख्या अगर कम है तो वो दुर्बल अम्ल है। यहां पे क्या है? हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या अगर ज्यादा है तो प्रबल क्षार है, और हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या अगर कम है तो दुर्बल क्षार है, ठीक है। समझ में तो आ रहा होगा ना भाई? कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा या आपको समझने में तो 1 से 2, 2 से 3 मतलब आप वीडियो देखिए। यूट्यूब क्या है भाई? ये तो अच्छी बात है ना कि आपको कोई एप्लीकेशन पर अगर पढ़ाया जाता है, आप स्कूल में ही पढ़ रहे होते। पहले क्या था कि जब हम लोग पढ़ते थे, ऐसा ज़्यादा समय नहीं हुआ, पढ़ते थे भाई, एक बार अगर टीचर ने बोले तो गुरुजी ने एक बार बता दिया कोई भी क्वेश्चन, दोबारा अगर पूछने जाओ, मान लो समझ में नहीं आया तो भाई क्या क्या कहते थे बताइए? खदेड़ते थे ना डंडा लेकर, दोबारा बताना नहीं चाहते थे भाई। तो यहाँ पे क्या है? यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप हजारों बार देखो, जितनी बार देखना चाहें आप समझ सकते हो। यहाँ पे ना, यहाँ पे कौन मैं डंडा लेकर दौड़ा रहा हूँ आपको? बिल्कुल नहीं। सो ये चीज़ें जब समझ में नहीं आए, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे वीडियो देखे बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। जो बताया जा रहा है और जो चीज़ लिखा है सारी चीज़ें आप बिल्कुल मैनेज करिए, समझ में आ जाएगा। अब जैसे क्या था भाई, ये तो समझ में आ गया ना, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी ये प्रबल हो जाएगा, जिसकी संख्या कम होगी वो दुर्बल हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी पीएच वैल्यू में कंपेयर कर लेते हैं, पीएच वैल्यू में कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो बिलियन ए दो अलग अलग हमारे पीएच वैल्यू दिए गए हैं। कोई बिलियन ए जिसका पीएच वैल्यू 9 है और कोई दूसरा बिलियन बी है जिसका पीएच वैल्यू 11 है, मतलब 11 है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा ध्रुवल क्षार है, कौन सा प्रबल क्षार है। ठीक है, तो देखिए जिसका भी मतलब कि पीएच वैल्यू कम होगा कंपेयर करने में, वो क्या हो जाएगा, ध्रुवल हो जाएगा। ठीक है, ये दा लिखा है ध्रुवल क्षार। ठीक है, राइटिंग तो मेरा मसाला है भाई अवार्ड भी मिलना चाहिए। और ये क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि दो तरह के अलग अलग पीएच वैल्यू दिए गए हैं, दोनों में कंपेयर करने जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी वो ध्रुवल क्षार होगी, जिसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। ठीक है, अभी बताया गया था कि अम्ल में क्या होता है, जितना नीचे जाएंगे उतना वो अम्लीय होता जाएगा, और क्षार में क्या होता है, जितना ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा वो क्या क्षारीय होता जाएगा। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये ज़्यादा है, ज़्यादा मीन्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा प्रबल है। ठीक है, और ये इन दोनों में कम है, इसका मतलब ये दुर्बल है, इससे कम है। ठीक है, और एक चीज़ आपको बता दें, देखो 9 लिखा है, 11 लिखा है, मान लो मैं दे देता अभी 8 दे देता और 10 दे देता, उसमें पूछता भाई कि कौन सा ध्रुवल क्षार है, कौन सा प्रबल क्षार है, तो वही जो दोनों में कंपेयर करने में ज़्यादा नंबर है, ज़्यादा दिख रहा है आपको, वो क्या है, प्रबल है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। ठीक है, प्रबल क्षार हो जाएगा। और ये दोनों में कम है तो ये क्या हो जाएगा, ध्रुवल क्षार हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़, ये जो क्षार है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या था अभी पढ़े थे हम लोग कि क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो जो आपको क्षार में वैल्यू मिलेगी ना, हमेशा 7 से ऊपर ही मिलेगी। अगर 7 मिल गई तो भाई वो तो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ना वो अम्ल है ना वो क्षार है। अगर 7 से कम मिल गया क्षार में तो गलत ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई वो तो अम्ल है ना, क्षार तो होगा नहीं। क्षार जो है हमेशा पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होता है। तो जैसा यहाँ पे 9 दिया था, यहाँ पे 11 दिया था, मान लो यहाँ पे 5 होता तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि जो क्षार होता है उसका पीएच वैल्यू हमेशा 7 से ऊपर होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे पीएच वैल्यू 9 है, पीएच वैल्यू 11 है, इसका मतलब ये तो क्षार है। अब इसमें दोनों कंपेयर करना था, कौन सा दुर्बल है कौन सा प्रबल है, जो कि यहाँ पे करा दिया गया है। ठीक है, अब पीएच वैल्यू के जो मान होता है वो 14 तक होता है, मतलब जो सबसे हाईएस्ट होता है 14, वो क्षारीय का हाईएस्ट होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लिखा है क्षार के उपयोग। अभी आप लोगों ने पढ़ा था अम्ल के बारे में, अम्ल का उपयोग बारे में, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट है, 1-2 पॉइंट जो क्षार के उपयोग है इसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के उपयोग साबुन तथा धावन पाउडर बनाने में, कागज बनाने में किसका उपयोग होता है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 के उपयोग, ये किस में होता है, सफेदी में, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है। किसका भाई, क्षार का यूज किया जाता है। ठीक है, सो आपने आज की इस वीडियो में अम्ल के बारे में सीखा और क्षार के बारे में सीखा। ठीक है, और साथ साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में भी सीखा। उदासीनी अभिक्रिया क्या होती है भाई, जो अम्ल और क्षार दोनों एक साथ अभिक्रिया करवा रहे, दोनों एक साथ आ रही है। ठीक है, तो उससे जो प्राप्त हो रहा है, एक तो लवण प्राप्त होता है, दूसरा जल प्राप्त होता है। अभी जब आगे हम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, सो आज के इस लेक्चर में हमने जो है अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा, ये चीज़ें हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग को ये अच्छे समझ में आया होगा। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे जैसे पीएच वैल्यू के बारे में। ठीक है, और लवण के बारे में, हमारे दैनिक जीवन में जो पीएच वैल्यू है उसका का यूज़ है उसके बारे में, मतलब इसका भी एक और लेक्चर आएगा। ये चैप्टर दूसरे का चैप्टर मतलब 2 का ये पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है।
इसके बाद एक और आएगा, उसमें कंप्लीट करवा दिया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन और आंसर करवाए जाएंगे इस सीरीज से, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि हमारा जो है पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और तरीका क्या है मेरा पढ़ाने का, मैं फिर से एक बार बता दूं। सबसे पहले उस टॉपिक से, उस लेक्चर मतलब वो अध्याय से, उस चैप्टर से पहले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बोले तो पॉइंट टू पॉइंट मतलब टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो करवाया जाएगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन पेपर जो आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है ना, वो क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। अब सॉल्व करवाने का मीन्स ये है कि जैसे आपको यहाँ पे बता दिया गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको बताया गया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ पे तो बता दिया गया ना भाई। तो मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में, बुक में आ रहा है, जब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हो सकता है मैं ये वहाँ पे ना करवाऊँ वो क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। सो आप लोग ये नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही आके देखिए, इसको तो आपको समझना ही है, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा टॉपिक, ठीक है ना। और साइंस ऐसा चीज़ है भाई कि आप प्रैक्टिकल के साथ भी मतलब ये अपने दैनिक जीवन पर करके चलिए तो अच्छे से ही प्रिपरेशन होता जाएगा, तैयारी होता जाएगा, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा क्लास। जो बच्चे लास्ट तक बने हैं उनको जो है बहुत बहुत थैंक यू तहे दिल से बोलूँगा, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे उनके पास भी शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।